21वीं सदी के दौर में हैं। चाहे गांव हो, शहर हो, छोटा हो या बड़ा हो, सभी लोग अपने पास मोबाइल रखते हैं। आज इंसान चांद पर पहुंच गया है, पर आज भी कुछ लोग ऐसे हैं कपाट, बाबा, साधु और जादू टोना के चक्कर में पड़े हुए हैं। जब उनका व्यापार नहीं चलता है, घर में कोई मुसीबत होती है, घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, तो वो ताबीज का सहारा लेते हैं, पूजा पाठ का सहारा लेते हैं। दरअसल आज का जो वाक्य, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, वो इसी 21वीं सदी के दौर की है। और जब लोग आधुनिक दुनिया में जी रहे हैं, तो उसी बीच में एक ऐसा परिवार था जो तंत्र मंत्र और बाबा का सहारा लेता है और ताबीज का सहारा लेता है। क्योंकि एक व्यक्ति था, वो अपने परिवार पर ध्यान नहीं दे रहा था। परिवार में वो था, पत्नी थी, दो बेटी थी और एक छोटा बेटा था। और पत्नी तंत्र मंत्र और बाबा का सहारा लेती है और शायद वो अपनी हसरतों को पूरा करना चाहती थी, पर उसकी जो हसरत थी वो तो पूरी नहीं हुई। वो प्यार में पड़ जाती है और जैसा वो महिला कर रही थी, ठीक उसको देखकर वैसा ही उसकी बेटी कर रही थी। दोनों को प्यार हो जाता है और प्यार के इस रिश्ते में खिलवाड़ शुरू होता है। और जब खिलवाड़ शुरू होता है और धोखाधड़ी होती है, तो एक एक के बाद दो और दो के बाद तीन कत्ल हो जाते हैं। और जब सोशल मीडिया के माध्यम से, पुलिस के माध्यम से खबर सब दूर फैलती है, तो किसी को यकीन ही नहीं होता है कि प्यार में लव, धोखा और तीन कत्ल की वारदात को अंजाम दिया गया है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं प्रदीप स्टोरी, एक नई सच्ची और सत्य घटना के साथ। मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी सत्य घटनाएं आपको मिलती रहें। इस घटना में उनके जीवन ने भयानक रूप ले लिया, और जब आप इस घटना को पूरी सुनेंगे तो आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या ऐसा भी हो सकता है। कौन था वो परिवार, किसने उस परिवार के साथ ऐसा किया और क्यों किया, ये सब कुछ इस वाक्य, इस कहानी में आपको जानने को मिलेगा। कहानी की शुरुआत होती है छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ का एक गांव है रामपुर, और वहां पर एक इलाका होता है। वहां पर रहने वाला एक व्यक्ति होता है जिसका नाम रमेश होता है। रमेश रोजमर्रा की तरह अपने खेतों पर काम करने के लिए गया हुआ था। मार्च का महीना था, गेहूं पूरे पक चुके थे और फसल कटाई पर थी। तो वो देखने के लिए गया था कि मैं एक फसल का मुआयना कर आऊं। वो फसल के बीच में चल ही रहा था, तभी चलते चलते उसे अचानक एक मानव खोपड़ी दिखाई देती है। वो मानव खोपड़ी देखकर डर जाता है, सहम जाता है, क्योंकि उसने आज से पहले मानव खोपड़ी कभी नहीं देखी थी। फिर वो उस खोपड़ी से घबरा कर आगे की तरफ बढ़ता है, तो उसे एक दूसरी खोपड़ी दिखाई देती है, जो थोड़ी सी मिट्टी में दबी हुई थी, थोड़ी मिट्टी से बाहर थी। और जब आगे बढ़ता है तो उसे तीसरी मानव खोपड़ी दिखाई देती है। अब वो सहम जाता है, डर जाता है, उसके हाथ पैर फूल जाते हैं। उसे समझ नहीं आता है कि आखिर मैं करूं तो करूं क्या। वो तेज तेज चिल्लाने लगता है, डर जाता है, और उसकी गांव के लोगों के तक उसकी आवाज पहुंचती है। और जो आसपास में लोग काम कर रहे थे, वो उसकी तरफ दौड़ने लगते हैं। वो उससे पूछते हैं कि क्या हुआ, तुम इतने परेशान क्यों हो। तो वो बोलता है कि गेहूं के खेत में जब मैं फसल को देखने के लिए गया, तो मुझे पहली मानव खोपड़ी दिखी, फिर दूसरी मानव खोपड़ी दिखी, और आगे बढ़ा तो तीसरी मानव खोपड़ी दिखी। मुझे तो ऐसा लगता है कि किसी ने इन तीनों को मारकर खेत में फेंक दिया होगा, और ये इतने समय के बाद कंकाल में बदल गए। सब लोग घबरा जाते हैं और वो गांव की चौकी में जाते हैं, वहां पर खबर देते हैं। गांव की चौकी से खबर शहर में एसपी साहब को दी जाती है, और एसपी साहब अपनी टीम को लेकर, फॉरेंसिक स्क्वाड को लेकर, डॉग स्क्वाड लेकर उस खेत पर पहुंचते हैं। जब खेत के अंदर जाते हैं तो वहां पर तीन मानव कंकाल पड़े हुए थे, और ये आशंका जताई जा रही थी कि तीन लोगों की हत्या कर कर खेत में फेंक दिया गया है। अब पुलिस पूरे एरिया को चारों तरफ से सील कर देती है और अपनी जांच पड़ताल शुरू करती है। और पुलिस को प्रथम दृष्टया ये लग रहा था कि ये तीन कत्ल का मामला है, क्योंकि तीन मानव कंकाल हैं। पर यह पता करना था कि अभी मानव कंकाल हैं किसके, और किसने ये किया और क्यों किया।
अब पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल करती है तो 9 अक्टूबर 2022 की सुबह से शाम हो जाती है और पूरे एरिया को पुलिस अपने हिरासत में ले लेती है। अब आसपास के पूरे इलाकों में सर्चिंग की जाती है तो वहाँ पर कुछ और मानव अवशेष मिलते हैं। वो सबको जोड़ा जाता है, फॉरेंसिक डिपार्टमेंट को भेजा जाता है और वहाँ से एक रिपोर्ट आती है और पता चलता है कि ये जो कंकाल मिले हैं इसमें एक कंकाल बालक का है और 2 कंकाल महिलाओं के हैं। अब सवाल ये था कि ये 3 डेड बॉडी किसकी थी और खेत में पहुंची कैसे और किसने इस घटना को अंजाम दिया। अभी ये मोबाइल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से खबर वायरल होने लगती है ताकि किसी परिवार का कोई सदस्य गायब हुआ हो तो वो पुलिस में आके खबर दे और हम उससे पहचान करवाएं और उससे पूछें, तो तभी कोई लीड पुलिस को मिलेगी। अब जैसे ही ये खबर वायरल होने लगती है और इस इलाके में ऐसे कोई व्यक्ति तो नहीं है कि 3 व्यक्ति जो गायब हुए हैं, तो पता चलता है कि घटना स्थल से 80 किलोमीटर दूर एक कुसमी पुलिस स्टेशन है और वहां से एक फोन पहुंचता है और वो बताते हैं कि साहब हमारे यहाँ पर सितंबर 2022 में एक एफआईआर दर्ज हुई थी। एक व्यक्ति ने एफआईआर दर्ज कराई थी और उसने बताया कि मेरे परिवार के 3 सदस्य गायब हैं, जिसमें उसकी पत्नी गायब थी जिसकी उम्र 45 साल थी, उसकी एक बेटी गायब थी जिसकी उम्र 15 साल थी और उसका बेटा था जिसकी उम्र 7 साल थी। अब पुलिस उस व्यक्ति से संपर्क करती है जिसने गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई थी। उस व्यक्ति को बुलाया जाता है, उसके रिश्तेदारों को बुलाया जाता है और सब लोग वहां पर आते हैं। जब पुलिस ने खेत से मानव कंकाल जब्त किए तो वहां से उन्हें कुछ कपड़े मिले, कुछ गहने मिले और कुछ सामान मिला। पुलिस ने उस सामान को, कपड़ों को और गहनों को उस व्यक्ति को, उस परिवार के रिश्तेदारों को दिखाया तो जैसे ही उसको दिखाया वो सब सामानों को देखकर फूट फूट के रोने लगा और कहता है कि साहब ये तो मेरे बच्चों और मेरी बीवी के से जुड़ी हुई चीजें हैं, सामान है, और तेज तेज रोने लगता है। उसके पैरों से जमीन खिसक जाती है और जब वो रोता है तो उसको रोता हुआ देखकर वहां पर जितने भी लोग खड़े होते हैं सबकी आंखें नम हो जाती हैं, क्योंकि एक ही परिवार के 3 लोग इस दुनिया में नहीं थे और उस व्यक्ति का पूरा परिवार बिखर गया था और उसने कभी सोचा भी नहीं था कि जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट मैंने लिखाई है वो लोग मुझे इस अवस्था में देखने को मिलेंगे। उसका पूरा परिवार उजड़ जाता है। अब रोते रोते वो एसपी साहब से शिकायत करता है कि साहब मैं नजदीकी थाने में गया था और थाना इंचार्ज ने मेरी बात को नहीं सुना, मेरे बात को गंभीरता से नहीं लिया, मुझे वहां से भगा दिया गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर कर। अगर इस मामले को गंभीरता से लिया गया होता तो शायद मेरा परिवार आज जिंदा होता, पर पुलिस ने ऐसा नहीं किया। अब मैं जाऊं तो जाऊं कहां? पुलिस तरह तरह से कहानी बना रही थी। जब अधिकारी को पता चला कि पुलिस ने इस व्यक्ति का साथ नहीं दिया तो अधिकारी ने थाना इंचार्ज के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई करने के निर्देश दिए। अब एसपी साहब एक नई टीम बनाते हैं और इस पूरे मामले को जानने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि इस पे जांच पड़ताल कीजिए। अब ये मामला 9 अक्टूबर 2022 को एक ही परिवार के 3 सदस्य गायब होने का था और उनकी डेड बॉडी 80 फीट दूर कैसे पहुंची, ये सारे सवालों के जवाब अभी पुलिस को जानने थे। अब जो डेड बॉडी मिलती है वो लगभग 60 दिन बाद मिलती है और पुलिस को जब ये मामला सामने आता है तो पुलिस अब इस मामले में कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी और पुलिस को वहां से कपड़े, जेवरात और जो भी चीजें मिली थी उन्होंने अपने कस्टडी में ले लिया। उस व्यक्ति ने उसको पहचान लिया कि मेरे बच्चे और मेरी बीवी के ही हैं और जो उसका मोबाइल नंबर होता है उसकी सीडीआर निकाली जाती है। सीडीआर मोबाइल की डाटा रिकॉर्ड होती है, उससे पता चलता है कि किस नंबर पर कितनी बार बात की गई है, किस किस नंबर से फोन आया और किस नंबर पर सबसे ज्यादा बात की गई। तो जब पुलिस इसकी जांच पड़ताल करती है तो एक नाम निकलकर सामने आता है, अंसारी। अंसारी झारखंड का रहने वाला था और उसको पुलिस कस्टडी में लेती है और पूछताछ के लिए बुलाया जाता है तो बताती है, वो पुलिस को बताता है कि साहब मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, पुलिस को घुमाने की कोशिश करता है।
पर जब पुलिस सख्ती से पूछताछ करती है और पुलिस अपने पैटर्न को अपनाती है पूछताछ का, तो पुलिस के सामने टूट जाता है। और वो जो कहानी सुनाता है 3 कत्ल करने की, जब वो कहानी आप सुनेंगे तो आपको भी यकीन नहीं होगा और आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आज की दुनिया में, आज के समय में ऐसा भी हो सकता है। पर कहते हैं ना कि कानून के हाथ लंबे होते हैं, कातिल कितना भी शातिर हो, कितना भी समझदार हो, चालाक हो, पर कानून के शिकंजे से बच नहीं सकता। वैसा ही इस केस में हुआ। अब वो बताता है कि कौशल्या के संपर्क में मैं आया था और उसका पति अनिल था। जब मेरी उससे बात होती थी उस समय मैं तंत्र मंत्र का काम करता था। अब वो मेरे संपर्क में आई और वो कहती है कि मुझे मदद चाहिए और ऐसी मदद चाहिए कि जिनसे मैं दोस्ती करूं, पहचान करूं, वो मुझसे बात करें और मेरा पति भी मेरे साथ रहे। अब दोनों की जान पहचान हो जाती है, फोनों पे बात होने लगती है, दोस्ती हो जाती है, दोस्ती प्यार में बदल जाती है और पता ही नहीं चलता कि कब दोस्ती प्यार में और प्यार से जिस्मानी संबंध में बदल गई। अब अंसारी का उसके घर पर आना जाना शुरू हो जाता है। उसका पति भी शायद इस बात को जानता था, लेकिन वो विरोध नहीं करता है और आना जाना चलता रहता है। अंसारी का छोटा भाई भी होता है, आरिफ अंसारी, जो आसपास में ठेकेदारी का काम किया करता था और अच्छे पैसे कमाता था और भैया की देखभाल किया करता था। अब जो अनिल होता है इस महिला का पति, उसका भी मेल मिलाप हो जाता है और जो बेटी होती है जिसकी उम्र 15 साल के आसपास होती है, उसे भी इस तंत्र मंत्र मेल मिलाप की पूरी जानकारी होती है। अब जो लड़की होती है छोटी, 16 साल की, उसका नाम होता है मुस्कान। ये भी एक कहानी का किरदार है। छोटे भाई आरिफ अंसारी से आरिफ पैसे मांगता है, जो कि बहुत सारे पैसे कमाया करता था और वह सारे काम कर रहा था और 15 साल की लड़की भी खुश थी। दोनों के आपस में संबंध बन जाते हैं, ऐसा कि पति पत्नी की तरह रहना शुरू कर देते हैं। वो माँ शायद इस बात को जानती थी या नहीं जानती थी, इस बात का पता नहीं था, पर बस सब कुछ बढ़िया गुजर रहा था। लेकिन आरिफ अंसारी जितने भी पैसे कमाता था वो सारे पैसे उस लड़की पर खर्च कर देता। उसके बूढ़े माँ बाप बीमार थे, ना तो वो उनका इलाज करता था, ना उनकी देखभाल करता था, ना उनकी बात सुनता था, बस वो लड़की के प्यार में पागल था। इसी बात में घर में कलेश होने लगा। बड़े भाई ने छोटे भाई को समझाने की कोशिश की कि तू माँ बाप पर ध्यान दे, माँ बाप की तरफ देख, पर उसने सारी बातों को नजरअंदाज कर दिया। अब इस बात को लेकर वो बड़े भाई से नाराज होने लगा। कुल मिलाकर घर में कलेश, झगड़ा शुरू हो गया। जो लड़की और उसकी माँ, उन दोनों को अफेयर हो जाता है। दोनों लड़की और माँ प्यार मोहब्बत में पड़ जाती हैं और इसी सिलसिले में यही सिलसिला चल रहा था। फिर उसके बाद एक तारीख आती है 6 जून 2022 को। मुख्तार अंसारी उसके घर पहुंचता है और जो महिला होती है, अनिल कुमार की जो पत्नी होती है, उससे कहता है कि यदि कोई तुम्हें ऐतराज ना हो तो हम घूमने के लिए चलते हैं। अब हम पार्क घूमने के लिए जाएंगे, वहां पर घूमेंगे। और अनिल कुमार तैयार हो जाता है, बेटी से पूछता है, वो भी तैयार हो जाती है, बेटे से पूछता है, वो भी तैयार हो जाता है। अब माँ, बेटी और बेटा तीनों लोग घूमने के लिए तैयार हो जाते हैं। तीनों उसकी बाइक पर बैठते हैं। बैठने के बाद यहाँ से 80 किलोमीटर दूर पहुँचते हैं, रामपुर गांव, और वहाँ से आरिफ अंसारी की नज़र पड़ती है। आरिफ अंसारी इनसे मिलता है, बातचीत करता है, इनसे पूछता है कि भाई कहाँ जा रहे हो। तो वो लोग कहते हैं कि रामपुर जा रहे हैं, रात में वहीं रुकेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, मेले को देखेंगे और फिर वापस आएंगे। तो आरिफ अंसारी भी घर पहुंच जाता है और पांचों लोगों ने बैठकर साथ में खाना खाते हैं, एंजॉय करते हैं और रात में वहीं पर रुक जाते हैं। अब आरिफ अंसारी की नीयत तो पहले से ही खराब थी, वो गुस्से में था। वो कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। जब वो मुस्कान से पूछता है तो मुस्कान साफ मना कर देती है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मुस्कान की उम्र लगभग अभी 16 साल थी और आरिफ उससे उम्र में कहीं बड़ा था। तो इतनी बात आरिफ सुनता है और आरिफ का खून खोल उठता है। वो अपने पास से एक धारदार वस्तु निकालता है और उसकी पेट में मार देता है। उसकी आंखें खुल जाती हैं। इसके बाद वो जागी, चीखी, चिल्लाई और चिल्लाने लगी,
जैसे ही उसकी चीख पुकार माँ सुनती है, माँ की आँख खुल जाती है, माँ अपनी बेटी को बचाने के लिए दौड़ती है। तो उसे पता चलता है कि मेरी लड़की को उसने धारदार कोई चीज़ मार दी है, शायद वो बचेगी नहीं। तो पास ही कुल्हाड़ी पड़ी हुई थी और वो कुल्हाड़ी उठाता है और अनिल कुमार के सर पर मार देता है। अनिल कुमार जमीन पर गिर जाता है और उधर उसकी बेटी तड़प रही थी, उधर उसकी बेटी की माँ भी तड़प रही थी, इधर पिता भी तड़प रहा था, तीनों तड़प रहे थे। चीख पुकार सुनता है तो बेटा भागकर बाहर आता है, बेटा जाग जाता है तो अपनी माँ को आवाज लगाने लगता है कि माँ माँ। तभी वो आगे बढ़ रहा था। दीदी को आवाज लगाने लगता है, दीदी दीदी तुम कहाँ हो। तभी मुख्तार अंसारी उसके सर पर भी कुल्हाड़ी मार देता है। तीनों के सर पे कुल्हाड़ी मारता है, फिर उनको हमेशा हमेशा के लिए सुला देता है, मतलब कि अब वो तीनों इस दुनिया में नहीं थे। अब उनको कब्जे में लेने के बाद गांव जाता है और वहां का एक जंगल बताया जाता है जहां पर ईंट का भट्टा भी हुआ करता था। फिलहाल वो ईंट का भट्टा बंद हो चुका है और उसके पास एक गेहूं का खेत था। वो लाशें वहां खेत में छुपा आता है। ये वही खेत है जो मैंने आपको शुरू में स्टोरी में बताया कि किसान जाता है, उसे खोपड़ी मिलती है, खोपड़ी के बाद दूसरी खोपड़ी मिलती है, दूसरी खोपड़ी के बाद उसको तीसरी खोपड़ी मिलती है। घर आता है, अपने कपड़े बदलता है, साफ सफाई करता है और पूरी स्थिति को ठीक करने के बाद जो लड़का होता है अंसारी, जिसका नाम मुख्तार अंसारी, वो अपने गांव की तरफ चला जाता है और उसका जो भाई होता है आरिफ अंसारी, वह महाराष्ट्र की तरफ भाग जाता है। अब उन्हें लग रहा था कि वो शायद कभी पकड़े नहीं जाएंगे क्योंकि किसी ने उन्हें देखा ही नहीं है और दोनों अपने अलग अलग रास्ते पर निकल जाते हैं। पर लगभग 60 दिन के बाद जहां उन्होंने लाश बॉडी को फेंकी थी, वहां पर पुलिस को सूचना मिलती है। पुलिस वहां पहुंचती है, किसान उनको पूरी वाक्य बताता है और पुलिस इस मोबाइल नंबर की सीडीआर निकालती है और दोनों भाइयों को सीडीआर के माध्यम से, लोकेशन के माध्यम से दोनों को गिरफ्तार कर लेती है। अब गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया जाता है इन दोनों भाइयों को। जब इस घटनाक्रम को खुलासा होता है तो आखिर किसी को यकीन ही नहीं होता है कि ये महिला कैसे ऐसा कदम उठा सकती है, अपने पति को धोखा कैसे दे सकती है, और जो उसने किया तो किया, अपनी बच्ची को भी इस गंदी आदत में उतार दिया। माँ को बेटी के प्यार के बारे में पता था, बेटी को माँ के प्यार के बारे में पता था और उस ट्रायंगल में उस बेटे की और उस पति की भी हत्या हो गई। एक ऐसा मामला था जो चंद पैसों की लालच के लिए एक पूरे परिवार को एक माँ ने तबाह कर दिया और पूरा परिवार हत्या के अंजाम से बलि चढ़ गया। इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना, किसी के अंतरात्मा को परेशान करना नहीं है, ना ही किसी के मान सम्मान को ठोस पहुंचाना है, बल्कि आपको सावधान करना है, सचेत करना है। सावधान रहें, सचेत रहें, अपने और अपने परिवार का ध्यान रखें और जाने अनजाने में भी कोई ऐसी गलती ना करें जिससे कि पूरा परिवार तबाह हो जाए। और इन कातिलों को, इन हत्यारों को जितनी कठिन से कठिन सजा मिले उतनी कम है। इस कहानी के बारे में आपके क्या सुझाव हैं, क्या राय हैं, मुझे कमेंट्स में बताइएगा। कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मुझे आपका सपोर्ट मिलता रहे और मैं ऐसी कहानियां बनाता रहूं। और अपने सुझाव मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगली कहानी में फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय श्री राम।